नमस्कार बच्चों, आइए अपन चट्टानों का अध्ययन कर रहे थे बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर भौतिक भूगोल में। तो पिछले लेक्चर्स में अपने जो है चट्टानें क्या होती हैं, चट्टानों की विशेषताएं, चट्टानों के प्रकार और तीनों प्रकार मुख्य रूप से उनकी विशेषताएं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और परतदार चट्टानों के बारे में बात की थी। आइए इससे आगे आज अपन पढ़ते हैं। हमने अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, उनकी विशेषताओं का अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में हम अवसादी चट्टानें पढ़ रहे थे और अवसादी चट्टानें धरातल की ऊपरी सतह पर पाई जाती है, जो कि चट्टानों का मुक्त संगठन होता है। मुक्त प्रकृति की ये होती हैं, जिसके कण मुलायम होते हैं और ये मान लीजिए बिखरे हुए होते हैं। तो अवसादी चट्टानें हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है। और सेडिमेंट लैटिन वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना, यानी धरातल के ऊपर जो क्रियाशील बहिर्जात शक्तियां होती है, ये बहिर्जात शक्तियां धरातल के उत्थित भागों को धीरे धीरे काटती रहती है और उत्थित भागों के कटने के बाद परिवहन यानी अपक्षय और अपरदन के माध्यम से इनका परिवहन होता है और नीचे भागों में इनका निक्षेपण होता है। और नीचे भागों में निक्षेपण के माध्यम से धीरे धीरे इनके कणों में संगठन कठोर होता जाता है और चट्टानों का निर्माण होता जाता है। तो ये चट्टानें ऊपर मुलायम प्रकृति की होती है और गहराई पर जाकर कठोर होती जाती है और फिर अधिक गहराई पर जाकर ये कायांतरी चट्टानों में और फिर और अधिक गहराई पर जाकर ये वापस पुनः है जो आग्नेय चट्टानों के रूप में बदल जाती है, आग्नेय चक्र में शामिल हो जाती है, चट्टान चक्र में शामिल हो जाती है। तो ये जो चट्टानें होती है जो धरातल के ऊपर पाई जाती है, मुक्त प्रकृति की है, दो तलछटीय अवशेष के जमने से होती है, उसको कहते हैं अपन सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानें। इनकी विशेषताएं हमने पढ़ी कि भाई ये परतदार होती है, क्षैतिज संस्तर इसमें पाए जाते हैं, जीवावशेष पाए जाते हैं। इसका हमने पहले अध्ययन कर लिया है। यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, देखो, बहते हुए जल या नदियों के द्वारा एकांत अवसाद का जो अवसाद होता है उसको जलोढ़ कहते हैं, जो प्रारंभिक अवस्था में कीचड़ पंख की अवस्था में होते हैं, लेकिन जब इस जलोढ़ पंख पर सूर्य की किरणें पड़ने लगती तो कुछ समय बाद सूखने के बाद गहरी गहरी दरारें विकसित होती है। इस क्रिया को पंख फटन कहा जाता है। देखिए, ये चीज आपको तालाब में दिखाई देती है। तालाब होता है, इस तालाब में, तालाब की तली में बहुत ही चिकनी पतली मिट्टी आ जाती है। जो बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है उसको पंख कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में ऊज कहते हैं। ये ऊज वैसे तो महासागरों में पाई जाती है, लेकिन इसका एक छोटा सैंपल तालाब में देखने को मिल जाता है। तो तालाब की तली पर बहुत ही चिकनी पतली सी पपड़ी आती है, बहुत महीन कणों वाली, वो पंख कहलाती है। और वो पंख जब पानी वाष्पीकृत हो जाता है और सूर्य की किरणों से जब वो पंख है वो सीधा संपर्क में आती है तो धीरे धीरे उसमें दरारें पड़ जाती है और वो टूट जाती है, जैसे दक्षिण भारत की काली मिट्टी में दरारें पड़ती है। तो इस प्रक्रिया को पंख फटन कहा जाता है। ये दरारें इतनी गहरी होती है कि इसमें हल चलाना भी मुश्किल हो जाता है। यानी पंख जो होती है, बारीक मिट्टी जो होती है, वो टुकड़ों में टूटती है और जब पुनः जल के संपर्क में आती है तो इनके कण होते हैं, उनमें फैलाव होता है, क्योंकि वो पानी को सोखती है और परस्पर पानी को सोखने के कारण, कणों में फैलाव होने के कारण इसकी जो दरारें हैं, फटन है, वो वापस बंद हो जाती है। धरातल पर है जो पुनः एक समतल धरातल, समतलीकरण स्थापित हो जाता है। तो अवसादी शैलों में अधिकतम तो सेल खनिज होते हैं और जिसका रेशो 80% तक है। 12% इसमें बलुआ पत्थर तथा 8% चूना पत्थर पाया जाता है। तो कुल मिला के जो इसमें सेल खनिज है वो सर्वाधिक, बलुआ पत्थर बड़े दानों वाला वो 12% और चूना पत्थर जो है वो 8% के अनुपात में पाया जाता है। अब यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए, धरातल पर सर्वाधिक 75% सेडिमेंट्री रॉक्स का विस्तार है। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि धरातल की जो ऊपरी सतह है, इस ऊपरी सतह पर बहिर्जात शक्तियों के प्रभाव के कारण चट्टानें हैं, उनमें मूल चट्टान से टूटन फूटन के रूप में छोटे कणों का निर्माण होता है और वो मृदा या मिट्टी कहलाती है। यही मृदा और मिट्टी है अवसादी चट्टानों के जनन का प्रमुख आधार है। यही मृदा और मिट्टी है वो अपरदन के कारकों के माध्यम से उसके साथ प्रवाहित होती है, स्थानांतरित होती है, उनका परिवहन होता है और जहां कहीं भी नीचा भाग होता है वहां पर उसका निक्षेपण होने के उपरांत चट्टानों का निर्माण होता है, परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। तो इसलिए धरातल के ऊपरी सतह पर बहिर्जात शक्तियों के अधिक क्रियाशील होने के कारण
सर्वाधिक चट्टान है वो अवसादी चट्टान 75% पाई जाती है, और इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान है वो 25% के अनुपात में पाई जाती है। और वहीं दूसरे डायग्राम में अगर संपूर्ण पृथ्वी में देखें तो 95% है वो इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टाने हैं। 95% है वो आग्नेय चट्टाने संपूर्ण पृथ्वी में पाई जाती है, और केवल ऊपरी पतली पपड़ी बाहरी भाग, बाहरी आवरण पृथ्वी का जो पर्यावरण के संपर्क में रहता है वहां पर मात्र केवल 5% है वो अवसादी चट्टाने पाई जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में 95% है वो आग्नेय चट्टाने पाई जाती है। अब भूपृष्ठ के आवरण पर क्षैतिज जो तल का वितरण है, इस क्षैतिज तल में देखिए सबसे पहले ये वही बात है कि 95% है वो इग्नियस रॉक्स है पृथ्वी की ऊपरी सतह से गहराई की तरफ यानी पृथ्वी के कोर केंद्र की तरफ जाएंगे तो आग्नेय चट्टानें आपको ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि ऊपरी भाग में ही चट्टानों में टूटन फूटन की क्रिया होती है, वो बहिर्जात शक्तियों के माध्यम से, चाहे रासायनिक रूप में हो और चाहे भौतिक क्रियाओं भौतिक उपक्रमों के रूप में हो। ऊपरी भागों में चट्टानों में टूटन फूटन होती है, इसलिए चट्टान चक्र संचालित होता है, यानी चट्टाने बनने की प्रक्रियाएं, बनना और टूटना दोनों प्रक्रियाएं ऊपर की बाहरी बहिर्जात शक्तियों के कारण संभव हो पाती है। अन्यथा पृथ्वी की ऊपरी सतह के नीचे संपूर्ण पृथ्वी में आग्नेय चट्टानों का विस्तार अधिक है, क्योंकि आग्नेय चट्टानें बाहरी धात्विक प्रकृति की होती है, तो आंतरिक भाग में धात्विक गुणों की प्रधानता है और भारी तत्वों वाली चट्टानें हैं, उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और उन्हीं तत्वों का बाहरी भाग में बहिर्जात शक्तियों के माध्यम से धीरे धीरे छीजत की जाती है, उसको विदीर्ण किया जाता है, उसका वियोजन हो जाता है, इस रूप में उसका रूप बदलता रहता है और वो आग्नेय चट्टानें कायांतरित में या फिर है जो अवसादी चट्टानों के रूप में बनती बिगड़ती रहती है। तो ऊपरी भाग में केवल 5% है जो क्रस्ट का ऊपरी आवरण है जो पर्यावरण के सीधे संपर्क में आता है। 5% के रूप में अवसादी चट्टानें हैं, अन्यथा 95% भाग है पृथ्वी का वो आग्नेय चट्टानों के रूप में विस्तृत है। अब अवसादी शैलों के अगर वर्गीकरण की बात करें, अवसादी शैलें इनका वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है और मुख्य रूप से कौन कौन सी अवसादी चट्टानें होती है। तो पहला वर्गीकरण इसमें देखते हैं निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर। अवसाद किस प्रकार का है उससे चट्टान बनेगी, वो किस प्रकार की बनेगी। तो जैसा अवसाद होगा वैसी ही चट्टान का निर्माण होगा। अवसाद से ही अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, क्योंकि अवसाद अलग अलग प्रकृति का होता है और उसका जमाव अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो उसी जो कारक होते हैं उन कारकों की क्रियाशीलता के आधार पर उसी प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है जो क्षेत्रानुसार भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे पहला है यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा, दूसरा है जैविक तत्वों के द्वारा और तीसरा है रासायनिक तत्वों के द्वारा। यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा जो है यानी जल है, सूर्य का प्रकाश है, अपर्दन के दूसरे कारक है, इनके माध्यम से जो टूटन फूटन के बाद में चट्टानों का निर्माण हो रहा है ये यांत्रिक क्रियाएं हैं। जैविक तत्वों के द्वारा जो वनस्पति है, जीव जंतु है, बिलकारी जीव है, मनुष्य स्वयं भी है, चट्टानों को तोड़ने फोड़ने का काम करता है, वो जैविक तत्वों में शामिल होते हैं। फिर है जो जल के माध्यम से चट्टानों के रासायनिक जो गुण होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं, उनमें परिवर्तन होता है, उनका संगठन कठोर की बजाय मुलायम होना लगता है, वो जल के साथ घुल जाती है, अपने रूप में परिवर्तित करती है, तो वो रासायनिक तत्वों के रूप से यानी उस रासायनिक तत्वों के माध्यम से अपना रूप बदलती हैं। तो पहला अपन देखते हैं कि जल के माध्यम से, यांत्रिक क्रियाओं में जल के माध्यम से कौन कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे बलुआ पत्थर, ठीक है ना, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन है ये कठोर, धरातल में देखिएगा, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब अपन कोई टांका बनाते हैं घर में तो टांके को सबसे पहले ऊपर आप पावड़े से बहुत ही मुलायम जो रेत होती है उसको हटाते हैं, वो अवसाद मुक्त, बिल्कुल मुक्त प्रकृति का अवसाद होता है। लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में उसको खोदते जाते हैं वैसे वैसे है जो मिट्टी कठोर होती जाती है। उस टांके को, उस गड्ढे को बहुत ही गहराई पर जब आप खोदते हैं तो वहां पर थोड़ा कठोर बलुआ पत्थर निकलता है, यानी बहुत बड़े बड़े ढेले निकलते हैं। इसका मतलब ये है कि ऊपर से यानी धरातल की ऊपरी सतह से आप गहराई की तरफ जाओगे तो उतनी ही चट्टानों की उस
परत की कठोरता बदलती जाती है, कठोरता बढ़ती जाती है। तो इस रूप में गहराई पर जो मिलती है वो बलुआ पत्थर है, और जो कठोर होता है धरातल के ऊपर जो मुक्त प्रकृति की है उसको रेत या अवसाद कहते हैं। फिर दूसरा जैसे देखिए कांग्लोमरेट, गोलास्म, ब्रेसिया, ये उससे मोटे दाने के संरचना होती है। उसके बाद में चीका, क्ले। चीका या क्ले है वो बहुत ही बारीक प्रकृति की मिट्टी होती है। जैसे हमने पढ़ा समझा कि जो तालाब होता है उस तालाब की तली में जो सूखने पर पपड़ियों के रूप में टूट जाए, तो ऐसी बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है, उसको चीका कहा जाता है। उसके बाद में सेल है, धरातल की ऊपरी सतह पर जो सेल निक्षेपित होकर बनती है, चट्टान बनती है, वो भी एक प्रकार का यांत्रिक क्रिया द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान है। और फिर है लोयस। लोयस है ये पवन के माध्यम से, चीन में मुख्य रूप से जो पवन के टीले होते हैं, पवन से निर्मित टीले होते हैं, उनको लोयस कहा जाता है। लोयस एक बहुत ही महीन प्रकार की मिट्टी होती है, कंप जिसको अपन कहते हैं, वो उस प्रकार की पीले रंग की महीन मिट्टी जो होती है वो लोयस कहलाती है। तो लोयस से जो चट्टानें बनती है, यानी लोयस की लगातार निक्षेपण से लगातार नीचे भागों में निक्षेपण होता जाता है, ऊपर है जो नई लोयस जमती जाती है, तो नीचे वाली लोयस के कण कठोर होते जाते हैं। वर्षा में भी जल के अवक्षालन या निक्षालन की प्रक्रिया के माध्यम से बहुत महीन कण होते हैं, वो मोटे कणों के बीच में जाकर फंस जाते हैं, धीरे धीरे उसको कठोरता प्रदान करते हैं, एक कठोर चट्टान का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से लोयस का और लोयस चट्टानों का निर्माण भी पवन के माध्यम से यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा होता है। और उसके बाद में बोल्डर क्ले जो हिमानी से बनती है, हिमानी है जो ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होकर बहुत सारा अवसाद लेकर आती है, और ये अवसाद आपस में रगड़ते रहते हैं, सन्नी घर्षण अपघर्षणी की क्रिया होती है इसमें। तो उसके माध्यम से बहुत ही छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ जो चट्टानों का पाउडर होता है, जिसको बोल्डर क्ले कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे कणों के साथ महीन मिट्टी शामिल होती है। और ये महीन मिट्टी जहां पर हिम रेखा होती है, जहां पर हिमानी पिघलती है, तो वहां पर है जो ये मिट्टी जमकर छोटे बड़े कई रूपों में स्थापित हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है, और ये निक्षेपण है धीरे धीरे चट्टानों का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार हिमानी के द्वारा लाया गया अवसाद, उससे चट्टानों का निर्माण होता है। पवन के द्वारा लाया गया अवसाद, उससे चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे लोयस की चट्टानें हैं। इसके अलावा दूसरे जितने भी अपर्दन के कारक हैं, उन कारकों से भी लाया गया अवसाद चट्टानों का निर्माण करता है। जैसे भूमिगत जल है, भूमिगत जल में जहां कहीं भी जल का आउटलेट होता है, यानी जहां कहीं भी कंदरा हो या जहां से पिघला हुआ जल है, यानी जल के साथ में घुला हुआ जो मिट्टी का रूप है, ये नीचे भागों में आकर जहां कहीं भी फैल जाता है, जल वाष्पीकृत हो जाता है, और वो जो मिट्टी होती है वो जमकर ठोस हो जाए, जमकर पपड़ियों के रूप में परत दर परत उसका निक्षेपण होता रहे, तो इस प्रकार की मिट्टी है, मृदा है, वो चट्टानों का निर्माण करती है। तो कोई सा भी माध्यम हो अपर्दन का, वो चट्टानों का निर्माण करता है। समय जरूर लगता है, नीचे भागों में निक्षेपण होता रहता है उसका, और परत दर परत इसके ऊपर दूसरे निक्षेपण से नीचे वाली जो निक्षेपण का स्वरूप है वो कठोर होकर चट्टानों के रूप में बदलता जाता है। दूसरा है जैविक तत्वों के द्वारा। तो चूना का पत्थर जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, कोयला है, और कोयले के रूप जो पीट है, ये जो रूप है ये जैविक तत्वों के माध्यम से बहुत ज्यादा बनते हैं। साथ में चूना प्रधान शैलेय, कार्बन प्रधान शैलेय और सिलिका प्रधान शैलेय है, वो भी इसी का रूप माना जाते हैं जैविक तत्वों के माध्यम से। क्योंकि हम जानते हैं कि अवसादी चट्टानें परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, और ये जो जीवाश्म होते हैं ये धीरे धीरे अलग अलग है जो ऊर्जा प्रदान खनिजों का भी निर्माण करते हैं। जैसे कोयला है, कोयला वनस्पति का ही एक रूप है जो धरातल में बहुत ही लंबे समय अंतराल के माध्यम से अपना रूप परिवर्तित करता है। यानी जो वनस्पति विभिन्न प्रकार की उथल पुथल की क्रियाओं के माध्यम से जो दब जाती हैं, वो दबी हुई वनस्पति लंबे समय अंतराल के बाद अपना रूप परिवर्तित करती है, और उस रूप परिवर्तन के क्रम में सबसे पहले वो कठोर पत्थर के रूप में बदलती है। जैसा ओकल
जैसलमेर के ओकल वुड फॉसिल पार्क में है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क है, वहां पर पहले जो राजस्थान में लंबी वनस्पतियां हुआ करती थी उसका अस्तित्व देखा जा सकता है वहां पर, कि वो जो वनस्पतियां दब गई थी और बड़ी लंबी वनस्पतियां हैं, ऊपर से मिट्टी का आवरण आ गया था, लेकिन उसके कोयले में बदलने से पहले ऊपर का मिट्टी का आवरण हट गया और वो जो वनस्पतियां थी वो पत्थर के रूप में, पहला क्रम जो पत्थर के रूप में बदलती है उस रूप में धरातल के ऊपर निकल आई है। तो इस रूप में जो वनस्पति होती है वो पत्थर में, और धीरे धीरे बड़ी लंबी प्रक्रिया के माध्यम से पीट में बदलती है, और पीट के बाद में कोयले के विभिन्न रूपों में उस बदलती हुई, और फिर जो तेल में बदलती है, सेल में बदलती है, सेल तेल में बदलती है, और इसके बाद में जो है उसको हम विभिन्न प्रकार के कोयला के रूप में, खनिज तेल के रूप में उसको पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जितने भी जो कोयले के रूप हैं, जितने भी हम खनिज तेल प्राप्त करते हैं, ये जीवाश्मीय रूप ही है, यानी जीवाश्मों के द्वारा ही निर्मित है। तो ये जैविक तत्वों के द्वारा इन चट्टानों का निर्माण होता है। फिर है रासायनिक तत्वों के द्वारा निर्मित सेलें, जिसमें खड़िया मिट्टी है, सेल खड़ी है, नमक चट्टान है जिसको सेंधा नमक कहते हैं, जिप्सम है, सोरा है और कोलोमाइट, ड्रोलोमाइट है। ये सारे जो हैं ये रासायनिक तत्वों के द्वारा निर्मित हैं। खड़िया मिट्टी, सेल खड़ी आप जानते हैं, जिसको अपन कली वगैरह भी कहते हैं। नमक चट्टान है, रॉक साल्ट, सेंधा नमक। आप सेंधा नमक जानते हो, खाते हो। पाकिस्तान में एक काला पहाड़ है जिससे काला नमक, सेंधा नमक बनता है, क्योंकि काला पहाड़ है उसके ऊपर वर्षा काल में जो है जब जैसे ही पानी गिरता है तो वो नमक का जो पहाड़ है वो नमक है, नमक के जो कण है, यानी वहाँ उस क्षेत्र की जो मिट्टी के रूप है वो जल के साथ घुल जाते हैं, चट्टान के रूप है वो जल के साथ घुल जाते हैं, और घुलने के बाद में अपने स्वरूप में बदलाव करते हैं, और वो जो घुला हुआ पानी रूप होता है वो वियोजन वाला रूप, वो जैसे ही पहाड़ से नीचे आता है तो नीचे भागों में जमकर ठोस हो जाता है, और ठोस होने के बाद में पानी वाष्पीकृत हो जाए और वो जो जमा हुआ रूप है उसको वापस से जो पुनः तोड़कर काम में लिया जाए। तो इस तरह से नमक पर चट्टान का निर्माण होता है। तो ये जो है रासायनिक तत्वों के द्वारा चट्टानें बनती हैं। अब अवसादों को जमा करने वाले साधनों के आधार पर इसका दूसरा विभाजन किया जाता है कि अवसादों को जमा करने वाले साधन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें जलद सेलें, जो जल के, देखिए अपरदन के जितने भी जो कारक हैं उन सभी कारकों के माध्यम से चट्टानों का निर्माण होता है, और अपरदन के जो कारक होते हैं उनका काम ही यही होता है कि अवसाद का परिवहन करना और उनका निक्षेपण करना, और परत दर परत क्रम लगातार ये क्रमशः क्रियाशील ही रहते हैं, क्योंकि ये बहिर्जात शक्तियां हैं, इसलिए इन चट्टानों का निर्माण होता ही रहता है। यानी अवसादीकरण की प्रक्रिया और अवसाद के निक्षेपण की प्रक्रिया दोनों सतत प्रक्रियाएं हैं, कभी बंद नहीं होती हैं। तो जलद सेलें जो जल के द्वारा बनती हैं, ठीक है ना, जिसमें सैंडस्टोन है, कॉन्ग्लोमरेट्स है, क्ले और सेल मुख्य रूप से। अब इसमें भी जल के रूप जैसे महासागरीय जलज परतदार सेलें बड़े महासागरों के में बनती है लगातार निक्षेपण की ऊर्ज से, तो ऊर्ज या पंख होते हैं उनके निक्षेपण से बनती है। झीलकृत जलद सेलें जो झील के अंदर बनती है, और नदीकृत जलद सेलें वो नदी के माध्यम से, नदी के द्वारा लाए गए अवसाद के नदी के किनारे और तली में जमाव से बनती है। यानी जल के माध्यम से, जल के छोटे से बड़े रूप तक, यानी नदी से लेकर महासागर तक इन चट्टानों का निर्माण होता है, यानी निक्षेपण के जमाव से चट्टानों का निर्माण होता है। फिर वायु निर्मित सेल जिनको वाटोड कहते हैं, एओलिन्स रॉक्स, ठीक है ना, वायु के द्वारा। और वायु में क्या होता है आप जानते हो, जैसे रेत के टीलों का स्थानांतरण होता रहता है, उसी तरह से लोयस है उसका भी स्थानांतरण होता है। जो वायु के साथ कण स्थानांतरित होते हैं उसको वातोड कहते हैं, उसको अपवाहन की क्रिया कहते हैं। तो अपवाहन की क्रिया के माध्यम से कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, लेकिन जहां कहीं भी नीचा भाग होता है वहां पर ये कण है जो निक्षेपित होते जाते हैं, उसके ऊपर है जो दूसरे कणों का जमाव बढ़ता जाता है, तो नीचे वाले जो कण होते हैं वो कठोर होकर चट्टान के रूप में बदल जाते हैं। फिर हिमानी द्वारा निर्मित परतदार सेलें, जैसे दूसरे कारक अपरदन के कारक चट्टानों का निर्माण करते हैं वैसे ही हिमानी करती है। तो ठीक है, तो हिमानी है जो बोल्डर क्ले के रूप में, जैसे गोलास्मों के रूप में, गोलास्म यानी हिमानी के साथ जो पत्थर आते हैं टूटन फूटन की क्रिया होती है, और जहां कहीं भी ऊपर से बर्फ के अंदर धंसे हुए पत्थर है जो उसके साथ नीचे आते हैं, जहां कहीं
हिम रेखा होती है, तो उस हिम रेखा के पास है जो हिमानी पिघल जाती है, वो सारे कंकड़ पत्थर वहां पर एकत्रित रह जाते हैं। धीरे धीरे ये क्रिया लगातार होती रहती है, सतत रूप में होती रहती है, तो वहां पर चट्टानों का निर्माण हो जाता है। और हिमानी के द्वारा लाया गया अवसाद का जो ढेर होता है उसको टिल कहा जाता है। फिर है सिल्ट और क्ले के संगठित होने से सेल का निर्माण होता है। सिल्ट और क्ले बहुत ही महीन कणों वाली मिट्टी होती है। इस सिल्ट या क्ले, इसके निक्षेपण से जो सेलें बनती है, इन निक्षेपण से जो चट्टानें बनती है उनको सेल कहा जाता है। तो उसको सेल चट्टान का निर्माण सिल्ट और क्ले से होता है। यहां से आगे अपन कल पढ़ेंगे, इसको आप उतारते रहिएगा, ये आपके काम की चीज है।